सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए कंप्लीट पेडागोजी की एक ऐसी मैराथन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन को एकमात्र वीडियो में कराने वाला हूं। आप लोगों को पता होगा सीटेट एसएसटी में कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 20 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे जाते हैं। आज की यह वीडियो आपको 20 नंबर दिलाने वाली वीडियो साबित होगी, क्योंकि संपूर्ण कंटेंट जितने भी प्रकार के क्वेश्चन एसएसटी पेडागोजी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। विद्यालय के समीप वन क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको बच्चों को वनों के प्रकार विषय से परिचय कराना है। उसके लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी, उसके लिए सर्वोत्तम विधि होगी यानी कि वनों के प्रकार को आपको बताना है। वन भी आपके तमाम प्रकार के होते हैं, है ना। उसको बताने के लिए आप क्या करोगे, विद्यालय के समीप वन क्षेत्र, विद्यालय यानी कि ज़्यादातर विद्यालय के समीप वन क्षेत्र होते ही नहीं है। आपको वनों के प्रकार बताने हैं, ठीक है ना, सभी प्रकार आपको बताने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री यानी कि फिल्म दिखाना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। यहाँ पर आपको कौशल आधारित उदाहरण को ढूंढकर बताना है। महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। यहाँ पर आपसे पूछा है कौशल आधारित, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर हो जाएगा थर्ड वाला, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। क्या है, इसने एक क्षमता विकसित कर ली नक्शा बनाने की, तो ये कौशल आधारित यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन हर बार विविधता वाले टॉपिक से पूछा जाता है। मैं आपको यहीं पर सभी जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बताना क्या है, विविधता वाला उदाहरण ढूंढकर बताना है जो कि विविधता का प्रतीक हो। यह लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है, यह लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, भेदभाव को नहीं बढ़ाता है ना, भेदभाव को नहीं बढ़ाता है, ना ही एक रूपता को बढ़ाता है, ना ही असमानता को स्वीकारता है। ये तीनों यहाँ पर गलत होंगे। राइट आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। कैसे विशिष्टता को स्वीकारता है, विविधता जो होती है इसमें विशिष्ट लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं, विशिष्ट लोग होते हैं। विशिष्ट लोग को मतलब कि विशिष्ट लोगों का कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है, विविध समाज से। विविध समाज का मतलब आप लोग यहाँ पर समझ लो, जैसे भाषा के क्षेत्र की बात करूँ, हिंदी कोई बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया जैसी भाषाओं को बोलता है। तो ये क्या है, ये संपूर्ण भारत में भाषा की विविधता है। वहीं भाषा के आधार पर भी विविधता होती है ना, और धर्म के आधार पर भी विविधता पाई जाती है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई पारसी है, कोई बौद्ध है। ये क्या है, ये भी एक धर्म की विविधता कहलाती है, ठीक है ना। जैसे लोगों के रीति रिवाज, त्योहार अलग अलग हो सकते हैं, लोगों के खाना खाने के जो पकवान है वो भी अलग अलग हो सकते हैं, जो उनके पहनावे हो सकते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं, सभी क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। तो यही कहलाती है विविधता। क्या कहलाती है, विविधता, जो कि विशिष्टता को स्वीकारती है। यह कभी भी भेदभाव या नकारात्मकता को नहीं बढ़ावा देती है, बल्कि ये सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है विविधता को। एक बात आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा, विविधता में एकता, विविधता में एकता का नारा किसने दिया था, विविधता में एकता का नारा किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता का नारा दिया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। और आपके एग्जाम में
प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। हर बार एग्जाम में पूछने का ट्रेंड जारी है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर स्रोत हो जाएगा। प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा, तृतीयक होगा, प्राथमिक और तृतीयक दोनों होंगे। आपसे पूछा है स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह, यानी कि किसी भी जानकारी का संग्रह करना। यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी भी जानकारी का संग्रह करना, उसकी समीक्षा करना, है ना, समीक्षा करना, उसकी पड़ताल करना, है ना, किसी भी जानकारी की पड़ताल करना, उसके बारे में खोजबीन करना, है ना, ये आपकी द्वितीयक में आती है। किस में आती है? द्वितीयक स्रोत में आती है। किसी चीज़ का संग्रह करना, जो पहले घटनाएं घटित हो चुकी हैं, अब आप लोग उसके बारे में कुछ कर रहे हो, या किसी की जो समाचार पत्र है उसको इकट्ठा कर रहे हो, मौसम की जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, किसी भी चीज़ का संग्रह कर रहे हो, तो वो आपकी द्वितीयक स्रोत में ही आती है। किसी भी चीज़ की समीक्षा करना, है ना, पड़ताल करना, वो भी द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत ही आती है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। मौसम की जानकारी से भी तमाम प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता प्रत्यक्ष तौर पर मौसम के उपकरण के द्वारा, यहाँ पर लिखना चाहूँगा उपकरण, मौसम के उपकरण के द्वारा मौसम की जानकारी प्राप्त करना, ये प्राथमिक में आ जाता, क्योंकि उपकरण जो होते हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर मौसम की जानकारी बताते हैं। मौसम के उपकरण की सहायता से मौसम की जानकारी बताना, ये होता प्राथमिक। यहाँ पर कह दिया गया है मौसम की जानकारी का संग्रह करना, यानी कि जानकारी इकट्ठा करना, जो कि द्वितीयक में आ जाएगी। किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, जानकारी को समीक्षा करना, पड़ताल करना, ये सारी चीज़ें द्वितीयक में आती हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूँ प्राथमिक क्या होता है, ये प्रत्यक्ष होता है ना, ये डायरेक्ट होता है। जैसे किसी की आत्मकथा है, भारत का जो संविधान है, ये क्या है, ये प्रत्यक्ष है। जनगणना होती है, ये भी आपकी प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत ही आती है। तो राइट आंसर मैंने आपको बताया द्वितीयक स्रोत, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, आदिवासी, यहाँ पर लिखा हुआ है आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। आपको यहाँ पर करना क्या है, आप सोशल साइंस के टीचर हो, है ना, आपको बच्चों को आदिवासी से परिचय कराना है। उसके लिए सम्मानजनक नीति आप क्या बताओगे बच्चों को? उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दों पर दिखाना, उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, जो कि सम्मानजनक नीति होगी। कैसी नीति होगी? सम्मानजनक नीति होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो पाठ्य पुस्तकें होती है, उनको विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए किस अप्रोच को यहाँ पर, किस उपागम को यहाँ पर समझा जाएगा? प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो स्मरण आधारित ये हमेशा गलत होते हैं, है ना, ये नकारात्मक मतलब की शब्द है। यहाँ पर प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना यहाँ पर करेक्ट होगा। केवल और केवल ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में प्राथमिक व द्वितीयक स्रोत के बारे में कूट के बता दिया। अब आपको यहाँ पर बताना है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है भारत का संविधान। ये तो आपका प्रत्यक्ष है ना, दिल्ली में रखा हुआ है आपका भारतीय संविधान ओरिजिनल वाला, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक में आ जाएगा। पहला वाला यहाँ पर प्राथमिक में आ जाएगा। जनगणना रिपोर्ट 2011 ये भी प्रत्यक्ष हुई थी, है ना, ये भी आपकी प्राथमिक में ही आ जाएगी। जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड भी आपके प्राथमिक में ही आ जाएंगे। हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। एक बात आपको बताना चाहूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो 4 हो ही जाएगा। द्वितीयक स्रोत आपसे पूछा था, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था किसी भी जानकारी का संग्रह करना। संग्रह करना क्या होता है? द्वितीयक होता है। जैसे आपकी NCERT की पुस्तकें हैं, जितनी भी आपकी पुस्तकें होंगी तो उसमें किसी भी जानकारी का संग्रह ही तो किया गया है, ठीक है ना, जानकारी का संग्रह किया जाता है। सभी टॉपिक को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है,
पुस्तकों में, है ना। ये आपकी सभी पुस्तकें जो होती हैं वो आपकी जो प्रत्यक्ष ना हो, जैसे इतिहास की पुस्तक कभी प्रत्यक्ष नहीं होती, इसमें घटनाएं पहले से घटित हो चुकी हैं, उनके विवरण उनके बारे में लिखा जाता है, वही तो आपका संग्रह कहलाता है। इसलिए द्वितीयक स्रोत यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार आपको अंतिम समय तक मैराथन वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है बाजार विषय का परिचय देने के लिए, यहाँ पर आपको बच्चों को समझाना है मार्केट वाला टॉपिक, बाजार वाला टॉपिक, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा। पाठ्य पुस्तक का पठन करवाओगे या उस पर चर्चा करवाओगे? ऐसा नहीं करवाएंगे। एक दुकानदार को कक्षा में बुलाओगे, क्या दुकानदार को बुलाएंगे? बिल्कुल बुला सकते हैं। आगे के यहाँ पर पढ़ लेता हूँ, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, चित्र से कुछ नहीं होने वाला। मानचित्र के स्कूल के आसपास बाजारों को इंगित करना, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो सबसे उपयुक्त हो सकता है वो यहाँ पर सेकेंड वाला हो सकता है, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, जो कि बाजार विषय पर आपको बता देगा। अगर इसकी जगह पर यहाँ पर दूसरा दे दिया जाता, यहाँ पर कह दिया जाता बाजारों का भ्रमण कराना, बाजार का भ्रमण करा देना बच्चों को, तो वो यहाँ पर सबसे उपयुक्त आंसर माना जाता है। बाजार का भ्रमण करा देना यहाँ पर सबसे उपयुक्त आंसर माना जा सकता था, परंतु यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा। एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, अभिकथन ए, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। कारण, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। जो खुली पुस्तक होती है परीक्षा रटकर सीखने से हटकर के होती है, किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर यह केंद्रित होती है। पहली बात यहाँ पर सही कही गई है, परंतु दूसरी बात में कहा गया है खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है। बिल्कुल भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। ये बात यहाँ पर गलत कह दी गई, ये बात यहाँ पर गलत कह दी गई। भार का अनुभव कम करती है परंतु तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती, ये यहाँ पर गलत है, इसलिए सेकेंड वाला यहाँ पर गलत माना जाएगा। कारण इसका गलत है, ए सही है। केवल और केवल ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4 वाला ऑप्शन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? एज ए आप सोशल साइंस के टीचर हो, है ना, बच्चों को आप ऐसे कुछ मुद्दे बता रहे हो जिसमें विवाद वाले मामले हैं, तो उनको आप पढ़ा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। बचना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए, समय समय पर उन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। ये यहाँ पर सही हो सकता है। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस ना पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर केवल ठेस ना पहुंचाने वाले, ये भी यहाँ पर गलत हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। जब विवादास्पद वाले मामले हों सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, तो टीचर को ऐसा करना चाहिए, सही योजना के साथ सम्मानजनक उस पर चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त होगा? ट्री चार्ट है ना, ट्री चार्ट, जिसको वृक्ष चार्ट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्री चार्ट आपके इतिहास में उपयुक्त किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण मानदंड होता है, ठीक है ना। आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकी चरों के वितरण के लिए नहीं, ये तो गलत है। यहाँ पर ट्री चार्ट आपके इतिहास में काल क्रमिक रेखा को दर्शाने के लिए, शासनकाल को दर्शाने के लिए, ये इसके लिए किया जाता है, ना कि आयु, लिंग, ये वाला कुछ, ठीक है ना। शासन के शासनकाल का सार देने के लिए, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियां अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को दिखाने के लिए किया जाता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अब आपको नहीं वाला बताना है, किसके बारे में, सतत एंड व्यापक मूल्यांकन के बारे में। यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित होता है। अंक आधारित ये हमेशा ही आपका गलत होता है, पहला गलत है। यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है, करेक्ट होगा। यह विद्यार्थी के व्यक्तिगत मतलब कि यह व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होता है, करेक्ट होगा। यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है, करेक्ट होगा। आपको नहीं वाला बताना था, पहले ही मैंने हाईलाइट किया है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। यह विद्यार्थियों के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, जो कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता यहाँ पर नहीं होगी, नहीं होगी, है ना, पहला वाला नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है अभिकथन ए, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क, यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। जो प्रारंभिक स्तर होता है ना बच्चों का, 6 से 8 हो गया, है ना, तो इस स्तर में बच्चों को सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण महत्वपूर्ण होता है, ये तो बात सही है। परंतु आर यहाँ पर कहा गया है ये बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है, बिल्कुल बनाता है, ये भी सही है। और उन बच्चों में भिन्नता और विविधता के लिए सम्मान भी विकसित करता है। ये दोनों बातें यहाँ पर आपकी कैसी हो जाएंगी, दोनों यहाँ पर आपकी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएंगी, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, कहता है अभिकथन ए, भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तर्क, मानसून का अभाव, कर्ज, ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, दोनों ही सही हो जाएंगे और सही व्याख्या भी यहाँ पर करेंगे। सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान होते हैं, कृषक वर्ग के जो लोग होते हैं, वो खेती करते हैं, तो वो खेती करते हैं और उनके आत्महत्या के मामले भी बहुत अधिक मात्रा में रिपोर्ट किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो कृषक वर्ग के जो लोग होते हैं, वो आखिर आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, आपको यहाँ पर बताना था। जो मैंने आपको बताया, कर लेते हैं कारण क्योंकि मानसून का अभाव, कभी बारिश का मौसम होगा, कभी बारिश नहीं होगी, फसल खराब हो जाएगी, जिस कारण तो मानसून का भी अभाव देखा जाता है और वो कर्जे में डूब जाते हैं, यानी कि ऋण नहीं चुका पाते हैं। जो छोटे किसान होते हैं, यहाँ पर लिखना चाहूँगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया, छोटे किसान साहूकार से ऋण लेते हैं। किससे? साहूकार से ऋण लेते हैं, व्यापारी वर्ग से ऋण लेते हैं। वहीं जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो बैंक से ऋण लेते हैं। कहाँ से? बैंक से ऋण लेते हैं, ठीक है ना। बैंक का ऋण नहीं चुका पाते, छोटे किसान साहूकार का ऋण नहीं चुका पाते हैं, जिस कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं, अपना जीवन जो है वो समाप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके दोनों ही सही हो जाएंगे। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। औपनिवेशिक भारत का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जब ब्रिटिश की हुकूमत इस भारत पे थी उसी को औपनिवेशिक भारत बोलते हैं। औपनिवेशिक का मतलब होता है किसी दूसरे देश के जो परिवर्तन है वो दूसरे देश पर दिखाई देने लगे, है ना, वही औपनिवेशिक होता है, प्रभाव पड़ने लगता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बताना स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए सबसे उपयुक्त आत्मकथा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा रास सुंदरी देवी कृत आमार जीवन, ठीक है, आमार जीवन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। परंतु याद रखना, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने लिखी है? ताराबाई शिंदे ने लिखी है। रुकैया सखावत की पुस्तक कौन सी है? सुल्ताना का स्वप्न कहानी है। सतनार की पुस्तक है मणि मेखलई, ये पुस्तक भी याद आप लोग रखना। परंतु राइट आंसर यहाँ पर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। स्त्री चर्चा की बात यहाँ पर कही गई थी। यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, चर्चाओं को न्यूनतम रखना।
क्या चर्चाओं को न्यूनतम रखोगे? बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के पठन केंद्रित, ये तो गलत होता है। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित, सिलेबस को पूरा कराना, रटाना, व्याख्या देना, ये तो गलत होते ना आपके, आप जानते ही होंगे। व्याख्यान को सुनना, व्याख्या भी गलत होती है। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना ही यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ, जो कि अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करेगी। यहाँ पर अगला प्रश्न, अभिकथन ए, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण, इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध पाया जाता है। यहाँ पर आपके ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? ए सही है या आर गलत है? चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आखिर क्या होगा? विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान होता है ना, सोशल साइंस, इसका निर्माण कैसे होता है? इतिहास से मिलकर के, भूगोल से, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल साइंस से, एंड इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, इनसे मिलकर के सामाजिक विज्ञान का निर्माण होता है। ये सभी लोग जानते हो, तो पहला वाला तो हर हालत में सही माना ही जाएगा। आर यहाँ पर है, इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। अंतः संबंध भी पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे इतिहास आपके भूगोल से भी रिलेटेड है, राजनीतिक विज्ञान से भी, अर्थशास्त्र से भी, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के आत्मनिर्भर, यानी कि इन पर ये एक दूसरे पर निर्भर होते सब्जेक्ट, इनमें अंतः संबंध भी पाया जाता है। ठीक है ना, तो दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे और सही व्याख्या करेंगे, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। यानी कि जो टीचर है ना, वो भूकंप की चर्चा के दौरान व्यावहारिक कौशल की बात कर रहा है। भूकंप के प्रकार बताएंगे, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटना का चर्चा, भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना। तो व्यावहारिक यानी कि ऐसे कौशल जो बच्चों के जीवन में भी कभी कभार काम में आ जाएं, वही होते व्यावहारिक कौशल। जैसे भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को अगर आप बच्चों को बताओगे तो उनके समझ अगर किसी भी प्रकार की भूकंप की जैसी घटनाएं आती हैं तो बच्चे सतर्क यानी कि सावधान हो सकते हैं, जो कि व्यावहारिक कौशल के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, आपने समझ लिया होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर सेकेंड वाला हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो भार कम करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? सोशल साइंस में तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना और समझने पर केंद्रित करना। बिल्कुल सही बोला गया है ना। मतलब कि रट्टा मारना यहाँ पर बिल्कुल कम करो और समझने पर फोकस करो, ये बात तो सही है। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना सही हो जाएगा। परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षक के विषय वस्तु के अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना चाहिए। क्या कुछ विषयों को छोड़ देना चाहिए? छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ना ही बचना चाहिए, बल्कि मुकाबला करना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। सी जिन जिन में होगा सबसे पहले उसको आप लोग हटाओगे, बचेगा आपका यहाँ पर थर्ड वाला, जो कि थर्ड वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए बी। ए और बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भौतिक विशेषताओं की मॉडल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त इतिहास में नहीं होती हैं बल्कि भूगोल में होती हैं। भौतिक विशेषताएं ज़्यादातर आपके भूगोल में ही पाई जाती हैं, है ना। यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका लक्ष्य? कंठस्थ कराओगे? क्या बच्चों को रटाओगे? सापेक्ष महत्व का निर्माण कराओगे? या पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस का पूरा कराओगे? या परीक्षा उत्तीर्ण करने पर फोकस करोगे? इस क्वेश्चन का जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में, ठीक है ना। अगर आप लोग इसी प्रकार पेडागोजी की और वीडियो चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि और वीडियो सर लाओ, है ना। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैंने इशारा ही कर दिया, कंठस्थ कराना। क्या बच्चों को रटाओगे, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराओगे, या सिलेबस को यहाँ पर पूरा कराओगे, या परीक्षा को उत्तीर्ण कराने पर फोकस करोगे? तो क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या गोल होना चाहिए, यहाँ पर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।